आशा ने अपने कई सुख दुख मुझसे साझा किए हैं। मैंने भी जहाँ तक हो सका अपना सखी धर्म ईमानदारी से निभाया है। किंतु आज जाने क्यों महसूस हुआ कि कुछ तो है जिसे आशा छिपाने का प्रयास कर रही है। एक झिझक, संकोच सा मुझे उसके चेहरे पर दिखाई दिया। वह बार बार ऊपर चढ़ाव की ओर टकटकी लगा रही थी। तभी पोती पिंकी भोजन की थाली लेकर नीचे आती दिखाई दी। लगा जैसे आशा इसी अनहोनी को रोकना चाहती थी। दादी दादी, मम्मी ने आपके लिए खाना भेजा है, खा लीजिए। पिंकी आशा के छोटे बेटे की इकलौती बेटी है जो ऊपर वाली मंजिल में रहती है। आशा मेरी सखी सुधीर जी की पत्नी, जो कभी किराने की दुकान किया करते थे। सुख और शांति से बीतते दिन शायद विधाता को रास न आए। अच्छी भली गृहस्थी में तूफान आ गया। सुधीर जी ने बीच गृहस्थी छोड़ बैकुंठ का रास्ता अपना लिया। पति के ना रहने पर स्त्री की दशा किसी से छिपी नहीं है। समय बदलता है मगर इतना भी नहीं। घर घर मिट्टी के सकोरे हैं। मैं आशा के चेहरे पर उभरी चिंता की लकीरें भली भांति देख पा रही थी। वह बात को नज़रअंदाज करते हुए बोली, विभा, पिछले कुछ दिनों से घुटनों का दर्द काफ़ी बढ़ गया है, सो ऊपर आने जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही। सोचा खाने की थाली यहीं मंगा लूँ। वैसे भी बुढ़ापे में ऊपर नीचे करने की उम्र तो रही नहीं। अब तो एक जगह बैठकर बस भगवान का नाम ले लूँ, और क्या चाहिए। कहने को तो कह गई आशा, मगर जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा था कि मानो वो गीले आटे पर पलथन लगा रही है। 15 दिन मोनू के यहाँ से थाली आ जाती है, 15 दिन दीपक के यहाँ से बस आराम से गुजर जाता है। और जो कहीं 31 का महीना हो तो मैंने तो हंसी हंसी में यूं ही कह दी थी ये बात, मगर तभी पिंकी बोल पड़ी, तो दादी उपवास रख लेती हैं। मैं पिंकी का मुंह ताकती रह गई और आशा, वह तो मानो कोई जुर्म करते पकड़ी गई हो। चेहरा सूख गया, लगा किसी ने उसे निर्वस्त्र कर दिया है। जैसे बरसों से संजोई पूजी किसी ने लूटकर उसे कंगाल कर दिया हो। सच भी तो है। आज तक आशा ने कभी घर और परिवार के बारे में कोई ऐसी बात किसी के सामने नहीं की जिससे भेद खुले कि उसके नसीब में भी मिट्टी के ही सकोरे आए हैं। किंतु आज नादान बच्ची ने एक पल में सारे भेद खोल दिए। आशा के परिवार से हमारा नाता उस समय से है जब वह ब्याह कर आई थी। उसके और मेरे ब्याह में 4 माह का ही तो अंतर था। दोनों के पति अच्छे मित्र थे, तो हम दोनों भी हम उम्र में होने से अच्छी सहेलियां बन गई। किंतु विवाह के 5 बरस बाद ही आशा के जीवन में वह तूफान आ गया जिसकी उसने कभी कल्पना नहीं की थी। तभी से उसने अपने सारे अरमान, शौक तख्ता बेलन के नीचे दबा दिए। अपने गमों को छिपा बच्चों के लिए खुशियां तलाशती रही। धीरे धीरे वह वक्त पर अपनी पकड़ बनाने की कोशिश करती और काफ़ी हद तक सफल भी रही। यह तपस्या का वक्त था। बिना पति के दिन दुनी रात चौगनी बढ़ती महंगाई में तो बच्चों की जिम्मेदारियों को निभाती। सोचती उसके मोनू दीपक का उचित पालन पोषण ही उसकी तपस्या है। यूँ भी पिता की छत्र छाया से महरूम बेटे समय से पहले ही बड़े हो जाते हैं। आशा के बेटे भी जल्द ही समझदार हो माँ की जिम्मेदारियों को साझा करने लगे। अब आशा केवल शाम को किराने की दुकान पर बैठती, अन्यथा सारा दिन घर की सार संभाल में लगी रहती। बेटों के बड़े होने से आशा के सपनों के दायरे भी बड़े होने लगे। उसे लगा उसका परिवार भी अब बड़ा होना चाहिए, उसका घर भी पोते पोतियों से आबाद होना चाहिए। आखिर अपनी आंखों के टूटते सपने को उसने अपने बेटों की आंखों में ही तो संजोया था। वक्त संभलते ही रिश्ते खुद ब खुद संभलने लगे। आशा के बेटे भी कामयाबी की सीढ़ी चढ़ने लगे थे, जवान भी हो गए थे और कमाओ भी। जिनकी नज़रों में कभी उपेक्षा की पात्र रही आशा और उसके बेटे, आज उन्हीं की निगाहें उन पर जमने लगी। इन सबसे बेखबर आशा की निगाह एक ऐसी लड़की
तलाश रही थी जो उसके घर की मान मर्यादा को सलामत रखते हुए कुल की जोत को जलाए रख सके। बच्चे अभी तक माँ के दामन से बंधे थे, सो रोज की आमदनी आशा के हाथों में आती। वह दमड़ी दमड़ी जोड़कर आने वाली बहुओं के लिए गहने बनवाती। अपने रंगों का संसार तो उसने उसी दिन त्याग दिया था जब सुधीर जी ने उससे नाता तोड़ा था। अब तो उसकी बस यही मंशा थी कि उसके हिस्से के सारे रंग उसके दोनों बेटों के संसार में सिमट आए। बड़े चाव से आशा ने एक एक कर दोनों बेटों का ब्याह कर दिया। दो बहुओं के आते ही घर की परिभाषा बदलने लगी। कभी श्री और समृद्धि का प्रतीक आशा का घर अब कभी मौन द्वंद का अखाड़ा बन गया, कभी आस पड़ोस के तमाशे का कारण। खाना बनाने को लेकर तो कभी छोटी छोटी बातों को लेकर सदा किचपिच मची ही रहती। अब आशा करे तो क्या करे, किसके लिए कहे, जिसकी गलती बताए उसी से बुरी। छोटे मोटे झगड़े तो मोनू दीपक के बीच होते ही रहे हैं और वह उन दोनों को डांट भी देती थी अधिकार से। आखिर उसके अपने बेटे थे। प्यार के साथ मार फटकार भी उसका अधिकार था। ये तो पराए घर की अमानत है जिन्हें आशा ने भले ही दिल से स्वीकारा, मगर रीना और सीमा की आंखों में उसे कभी अपने लिए वह अपनापन दिखाई नहीं दिया, सो वह भी उन्हें अधिकार से कुछ कहने में डरती थी। बड़ी मुश्किल से परिवार की गाड़ी पटरी पर आई थी। एक बार फिर पथरीली राहों में हिचकोले लेने लगी। सुधीर जी के जाने के बाद भी इतनी अशांति नहीं आई थी घर में जितनी अब आई, क्योंकि उस वक्त सद्बुद्धि ने साथ नहीं छोड़ा था। बेटे माँ की हर आज्ञा का पालन करते थे। अब वही बच्चे पति हो गए हैं, इसीलिए आशा बेटों से भी कुछ कहते भय खाती थी। शायद अब उसे बच्चों की आंखों में अपने लिए वह श्रद्धा भाव नजर नहीं आता था। वह अपनी ओर से बराबर रिश्तों को नमी देती रही, मगर बेटों और बहुओं के व्यवहार से घर की जमी पर आए रुखेपन को रोक न सकी। देखते ही देखते घर द्वंद्व स्थल बन गया। कई विद्रोह के कैक्टस वहां उग आए। अब तन की ही नहीं मन की भी दूरी बढ़ती जा रही थी। रहा सहा दोनों बेटों के ससुराल वालों का हस्तक्षेप बढ़ता जा रहा था। उस कुरुक्षेत्र में अब आशा का मन लगता भी नहीं था, मगर करती भी क्या, जाती भी तो कहाँ जाती, कोई और जहाँ उसने बसाया भी नहीं। उसका मंदिर तीर्थ समाज सभी कुछ तो इन्हीं दो बेटों के आसपास ही थी। सोचती जाने किसकी नज़र लग गई उसके परिवार को। मनोयोग से लगाई उसकी फूलों भरी बगिया में जाने कहाँ से खरपतवार उग आई। आशा ने अपनी ओर से पूरा प्रयास किया इन दूरियों को मिटाने का, मगर पास आने की संभावनाएं सभी समाप्त हो चुकी थी। संभावनाएं भी तभी पनपती है जब उनके लिए दिल से प्रयास भी हो। आशा ने हार कर मान लिया कि अब उसके घर रिश्तों की दीवारों में दीमक लग गई है। वह भीतर ही भीतर खोखली हो चुकी है। कोई वस्तु होती तो वह धूप में सुखाकर दीमक को नष्ट करने हेतु कुछ जतन भी करती, मगर यह तो मन की खाई है, इसे पाटना अब उसके बस में नहीं। मन पर बोझ रख उसने दोनों का चौका चूल्हा अलग कर दिया। रीना और सीमा को मानो मांगी मुराद मिल गई, मगर आशा समझ नहीं पा रही थी कि अब वह क्या करे। तभी दोनों बेटों ने कहा, तू क्यों चिंता करती है माँ, तू तो बस आराम से बैठकर भगवान का नाम ले। दोनों बहुएं हैं ना तेरे खाने पीने का ध्यान रखने के लिए। क्या कहती आशा, खाने की भूख रही ही कहाँ, अब तो बस इसी तन को जीवित रखने के लिए खाना है। तभी झट से सीमा बोल पड़ी, हाँ माँ जी, सच ही तो कह रहे हैं ये, आप क्यों परेशान होती हैं। बस 15 दिन बड़े भैया के यहाँ खाना और 15 दिन हमारे यहाँ। अब आपको ऊपर जाने की तकलीफ भी नहीं करनी होगी, मैं यहीं आपकी थाली भिजवा दिया करूँगी। सुनते ही आशा को अपनी ज़मीनी हकीकत का एहसास हो गया। सामने खड़े बेटे माँ को बट्टे देख रहे थे और मौन थे। इससे बड़ा दुर्भाग्य एक माँ का और क्या होगा, जिन बच्चों को अपने हिस्से के निवाले खिलाकर पाला,
आज वही बच्चे माँ के निवालों के हिस्से कर रहे हैं। परंपराएं समय के साथ बनती और पलती चली जाती है। इस घर में भी अब नई पीढ़ी ने नई परंपराएं चलन में ला दी। 15 दिन आशा मोनू के यहाँ से थाली आने का इंतज़ार करती। 15 दिन दीपक का पति ने मझदार में छोड़ दिया, बेटे ने बहुओं के भरोसे छोड़ दिया। किंतु आशा ने अपना स्वाभिमान नहीं छोड़ा था, सो फिर कभी बहुओं की रसोई में झांकने नहीं गई। फिर आया 31 दिन का महीना। आज सुबह से दोपहर हो आई, अभी तक न तो रीना ने थाल भिजवाया, ना ही सीमा ने। पता नहीं, शायद भूल गई हो। आशा ने पोते पोतियों को आवाज़ लगाई, क्या हुआ दादी? मोनू का बेटा रिंकू और दीपक की बेटी पिंकी झट से आ पहुँचे। आशा ने पूछा, बच्चों खाना खा लिया? हाँ दादी, कभी का। और आपने? आज तो सीमा चाची ने खीर बनाई है, रिंकू बता रहा था। बड़ी अच्छी खीर होगी ना दादी? तभी पिंकी बोली, अरे नहीं, आज तो रीना ताई की बारी थी दादी को खाना देने की। आशा दोनों बच्चों के मुंह ताकती रह गई। स्वयं को बेआबरू महसूस कर रही थी। बच्चों से निगाहें मिलाते उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी, मानो गुनाह उसी ने किया है। वह झट से बोली, बच्चों आज मुझे खाना नहीं खाना है। क्यों दादी? आज मेरा उपवास है। अबोध बच्चे शब्दों की गहराई भला क्या जानते, सो हंसते खेलते आगे बढ़ गए। आशा को लगा एक बार फिर वह बेवा हो गई, बल्कि उस वक्त इतनी जिल्लत का सामना तो नहीं किया था जितना आज दो बेटों की माँ होकर भी आज उसकी 2 वक्त की रोटी का हिसाब किया जा रहा है। बहुओं को क्या दोष दूँ, वे तो पराई हैं। बेटे तो अपने हैं जो कभी माँ के बगैर खाना नहीं खाते थे। क्या आज उन्हें इतनी भी चिंता नहीं कि जान सके कि माँ ने खाना खाया या नहीं? धीरे धीरे आशा को हर 31वें दिन उपवास रखने की आदत सी हो गई थी। आज उसी आशा का 12वां है। घर में व्यंजनों की महक आ रही थी। दोनों भाई दौड़ दौड़कर पंडितों की फरमाइश पूरी कर रहे हैं, जग के बनाए संस्कार निभा रहे हैं। उस पर महान आश्चर्य कि दोनों बहुएं आज हर बात पर एक मत हो सारे लड़ाई झगड़े बिसराकर काम में लगी हैं। आशा के नाम से ब्राह्मणी जिमाई जा रही है। उनकी इसी एकता को देखने के लिए आशा की आंखें तरस गई। सच, यह मुर्दों का देश है, जहाँ जीते इंसान को मरने के लिए विवश किया जाता है और मरने के बाद उसके नाम से सारे ढोंग दिखावे किए जाते हैं। जीते को डरे, मरे को बरे, यह कहावत शायद किसी ने जीवन के गहरे अनुभवों से कही है। पंडितों के आदेश पर दोनों बहुओं ने गौ ग्रास और कौवे के ग्रास पत्तल पर लगाए। मैं चूंकि आशा की सबसे करीबी सखी मानी जाती थी, सो बहुए और बेटे जो कभी संभव है मुझे आंखों की किरकिरी मानते रहे हो, आज मासी जी कुछ कमी रह गई हो तो बताइए। हमने अपनी ओर से पूरी कोशिश की है कि मम्मी जी को जो चीज़ें अच्छी लगती है वह सब बनवाई हैं। वहीं मोनू और दीपक भी, मासी जी कोई कमी हो तो बता देना। मैं क्या कहती बेटा, जो कमी रही है उसे तुम अब कभी पूरा नहीं कर सकते। जिस औरत ने तुम्हें अपनी आंचल की छाह दी, अपने हिस्से की नींद दी, अपनी खुशियाँ निछावर कर अपने सारे निवाले तुम्हारे नाम कर दिए, उन सबसे बड़ी बात इस दुनिया में तुम बिन बाप के होकर भी अपने कदमों पर चल सके, उस औरत की बदौलत जिसको तुमने जीते जी 2 वक्त की रोटी में बांट दिया। मगर चाह कर भी कुछ नहीं कह पाई, बस इतना ही कहा, मोनू और दीपक बेटा दोनों भाई मिलकर ये पत्तल ऊपर ले जाओ और कौवों को बुलाकर खिला लाओ। कौवों का पत्तल जुटाना बहुत ज़रूरी है। और रीना और सीमा तुम ये गौ ग्रास बाहर जाकर गाय को खिला लाओ। मान्यता है कि इससे मृत व्यक्ति को तृप्ति मिल जाती है, वह परलोक में भोजन पाता है। रीना और सीमा पूरी गली में घूम आई। मासी जी, गली में दूर दूर तक कहीं गाय नज़र नहीं आ रही। वहीं दोनों बेटे भी ऊपर से उतर आए, बोले बहुत आवाज़ लगाई काँव काँव, मगर एक भी कौवा नज़र नहीं आया।
पंडित जी कह रहे थे, अरे यह तो अच्छा शगुन नहीं कि ना तो गाय ने ग्रास खाया ना ही कौवे ने। इसका मतलब है मृत व्यक्ति ने भोजन नहीं स्वीकारा। तभी पिंकी और रिंकू, जो काफ़ी देर से सभी की बातें सुन रहे थे, बोले, अरे नहीं पंडित जी, आज 31 तारीख है ना, आज ना दादी का उपवास रहता है इसीलिए। तो दोस्तों, ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।